अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 30वें एपिसोड में। बहुत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। यह एपिसोड लगभग 8 दिनों के अंतराल के बाद आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। आशा है आप क्षमा करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मुझे इस कार्य को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था, जिसे मैं आज से फिर से प्रारंभ कर रहा हूं। वर्तमान खंड में मैं आपके सामने उग्रवादियों के संगठन, क्रियाविधि एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कृत्यों पर प्रकाश डालूंगा। साथ ही इस क्रांति के दौरान उनके उल्लेखनीय प्रयासों, जो 1940 से 1947 के दौरान उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के उग्रवादियों ने अगस्त क्रांति में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इस निर्धारित और निर्णायक दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से अंग्रेजों को आतंकित करके भगा देने के लिए उन्होंने 1942 की अगस्त क्रांति की गतिविधियों में भाग लेकर भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अतिरिक्त अपनी रोमांचक क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध आजाद दस्ता के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। इस अवधि में बिहार के अनेक वीरों ने अपनी मातृभूमि को दास्ता की जंजीरों से मुक्त कराने के महत्तर उद्देश्य से अपने प्राणों की आहुति दे दी। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि उग्रवादी, आतंकवादी, क्रांतिकारी गतिविधियां एवं भारत छोड़ो क्रांति के समय क्रांतिकारियों द्वारा किए गए कार्यों में गहरा संबंध था। उग्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पूर्व अगस्त क्रांति के दौरान संचालित गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण अनिवार्य है, क्योंकि दोनों के बीच अभिन्न संबंध रहा था। अगस्त क्रांति के फलस्वरूप वे उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात किया गया था। अतः इस अध्याय के अंतर्गत अगस्त क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का एक संक्षिप्त वर्णन भी प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूंगा। मानव इतिहास में सदैव विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए दमन एवं अत्याचार का प्रतिकार किया जाता रहा है। अंग्रेज शासकों ने बिहार वासियों पर भी भारत के अन्य प्रदेशों के समान ही दमन एवं शोषण का क्रूर चक्र आरोपित कर रखा था, जिससे स्वयं को प्रताड़ित एवं अपमानित महसूस कर यहाँ के निवासियों ने इसकी प्रतिक्रिया में उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का प्रयास किया था। यह एक विशुद्ध ऐतिहासिक सच्चाई है कि जब जब दानवी शक्तियों के विरुद्ध समानुपाती मानवीय प्रतिरोध सुसंगठित रूप से व्यक्त किया जा गया, तब तब सफलता मानवीय शक्तियों की ही चेरी बनी। 1942 में होने वाला भारत छोड़ो क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास की एक ऐसी ही अविस्मरणीय राजनीतिक घटना है। समस्त देश में एक साथ व्यापक स्तर पर फैल जाने वाले इस क्रांतिकारी आंदोलन ने अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रवाद एवं भारतीयों का देश की आजादी के लिए बलिदान करने के दृढ़ संकल्प का पूर्ण परिचय दिया। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि इसके परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि 1939 के प्रथम सप्ताह में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की ओर से जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 5 सितंबर 1939 को महात्मा गांधी वायसराय से मिले एवं ब्रिटेन के प्रति अपना नैतिक समर्थन व्यक्त किया। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन के बीच भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर मतभेद है, किंतु भारत को इस संकट की गंभीर परिस्थिति में ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए। इस वक्तव्य से राष्ट्रवादी चिंतन से ओतप्रोत भारतीय जन समुदाय को अत्यधिक असंतोष हुआ। कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक समाजवादियों
साम्यवादियों एवं उग्रवादियों ने स्पष्ट तौर पर यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटेन की हार में ही भारत की स्वतंत्रता छिपी है। 4 सितंबर 1939 को वर्धा में आहूत कांग्रेस की बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा कि सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को फिर से आरंभ कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी सत्ताधारियों को भारतीयों को ही आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए। वायसराय ने इसके उत्तर में 17 अक्टूबर 1939 को एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उल्लिखित प्रस्ताव कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं, उग्रवादियों एवं वामपंथियों को स्वीकार्य नहीं था। दोनों पक्षों के बीच मतभिन्नता बढ़ती ही गई। कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार पुनः फूट डालो तथा शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को क्रियान्वित कर रही है। यह बात बर्दाश्त से बाहर थी। गांधी जी को यह कहने पर विवश होना पड़ा कि कांग्रेस ने रोटी मांगी परंतु उसे पत्थर मिले। इसके विरोध में कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को निंदा प्रस्ताव पारित किया एवं इसकी प्रतिक्रिया में सभी प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए। सरकार के इस दृष्टिकोण के बावजूद गांधी जी अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन आरंभ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इससे सरकार के युद्ध प्रयासों में बाधा पड़ेगी। गांधी जी का कहना था कि हम भारत की स्वतंत्रता ब्रिटेन के विनाश की शर्त पर नहीं चाहते। नेहरू ने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड की कठिनाई भारत के लिए सुअवसर नहीं है। ऐसे समय पर ब्रिटेन को असमंजस में डालना भारतीय प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। लेकिन उग्रवादियों को ये बातें मान्य नहीं थीं। जब कांग्रेस की सहयोगपूर्ण नीति के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों की प्रतिपूर्ति नहीं की, तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सीमित रूप से ही सही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। मगर उग्रवादी क्रांतिकारियों एवं वामपंथी गतिविधियों में विश्वास करने वाले कार्यकर्ताओं की सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रभावशीलता पर संदेह था। क्रिप्स योजना की विफलता के उपरांत गांधी के विचार भी परिवर्तित होने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजी सरकार के सामने घुटने टेकने वाली नीति कभी भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकेगी। अब गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करना चाहते थे। गांधी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में सहयोग करने के विचार का परित्याग कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आरंभ कर दी। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ देना चाहिए। अंग्रेज भारत में वैसा खतरा पैदा न करें जैसा कि उन्होंने सिंगापुर, बर्मा तथा मलाया में किया था। स्थिति दिनानुदिन बिगड़ती ही चली गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव 7 जून 1942 को महात्मा गांधी ने एक सभा में कहा कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आजादी आकाश से नहीं टपकेगी। गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए इस समय किसी विदेशी सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह पूर्णतया सफल शस्त्र सिद्ध नहीं हुआ था। क्रिप्स की असफलता के कारण लोगों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी और इस प्रकार आंदोलन असफल होने की संभावना ज्यादा थी। इसके साथ ही भारत पर जापान के आक्रमण की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसलिए गांधी तुरंत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही करना चाहते थे। वस्तुतः एक करुण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां एक विकट संकट भारतीयों के सामने था और वे कुछ करने की कामना से अभिभूत हो रहे थे। वहां उन्हें प्रभावी कदम उठाने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। देश निस्सहाय, अकर्मण्य, कटुतापूर्ण मनस्थिति में प्रतिस्पर्धा एवं विदेशी शक्तियों का संग्राम स्थल बना हुआ था। दूसरी ओर खतरा दिनानुदिन गंभीरतर होता हुआ उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। गांधी ने परिस्थिति की गंभीरता का आकलन कर तत्क्षण
कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जिससे देश को उस भयंकर असमंजस की स्थिति से बाहर निकाला जा सके जो कभी कभी व्यापक राष्ट्रीय असंतोष, निराशा एवं व्यथा उत्सर्जित करती हैं। ये शक्तियां जब दुर्निवार हो जाती हैं तो राजनेताओं की गणना को पलटती हुई एवं शासक के अस्त्रागार में सतर्कता के साथ रखे गए दमन के उपकरणों को चुनौती देती हुई अप्रत्याशित रूप में फूट पड़ती हैं एवं राष्ट्रों की नियति का निर्माण करती हैं। लोगों के मन में अब भारी अस्तव्यस्तता भरी हो तो सामूहिक आंदोलन दूर नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के भाषण और लेखों में कुछ काल से अधिक व्याकुलता तथा सांकेतिक प्रतिरोध के स्थान पर संघर्ष के संकेत भरे होते थे। इनका जन क्रांति के लिए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने में व्यापक योगदान था। गांधी जी के विचारों के क्रियान्वयन हेतु वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई। 7 से 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक सुप्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई में आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों सहित कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की संपुष्टि कर दी। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत शासन समाप्त करने का उल्लेख किया गया था। मौलाना आजाद ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा था कि अब समय आ गया है जब धमकी अथवा वायदे से काम नहीं चलेगा, हमें तुरंत कोई और कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस न तो सरकार से कोई वायदा करना चाहती है और न ही सरकार से कोई वायदा पाना चाहती है। अब उचित समय आ गया है कि कांग्रेस कोई प्रभावशाली एवं समयानुकूल कदम उठावे और सरकार के लिए उचित यह है कि वह कोई न्यायपूर्ण निर्णय अविलंब ले। नेहरू ने भी 8 अगस्त 1942 को एक वक्तव्य में स्पष्ट किया कि भारतवासियों ने अपने को एक आग में धकेल दिया है। परिणाम यही होगा कि या तो भारतवासी सफल होंगे या समाप्त हो जाएंगे। 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 के बीच वर्धा में पारित प्रस्ताव में जिन मुख्य उद्देश्यों की चर्चा की गई थी उनमें से पहला ये कि भारत से विदेशी सत्ता का अंत कर दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि भारतीयों को किसी भी प्रकार के संकट के लिए जागरूक एवं सशक्त बनाने हेतु प्रभावकारी प्रयास करना चाहिए। तीसरा, विदेशी सत्ता समाप्त कर सांप्रदायिक एकता स्थापित करनी चाहिए। चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विश्व के सभी देशों में शोषित वर्ग के लिए नैतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया जाए। एवं पांचवा, एशिया के सभी औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। एवं छठा, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि अब महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य हो गया था भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। एतदर्थ अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया गया। यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो स्वाभाविक था कि आंदोलन आरंभ किया जाता। महात्मा गांधी इस आंदोलन को अहिंसात्मक जन आंदोलन बनाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट किया था कि यह आंदोलन जन आंदोलन होगा। इस आंदोलन में सभी प्रकार के साधनों, हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक के उपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उस समय तक का सबसे बड़ा आंदोलन प्रमाणित होने वाला था। गांधी जी ने स्वयं यह स्पष्ट किया कि यह आंदोलन कांग्रेस का अंतिम प्रयास होगा जिसमें या तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। प्रत्येक मनुष्य इस भावना के साथ काम करे कि वह अब स्वतंत्र हो गया है। गांधी जी ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि अब पीछे हटने या समझौता करने के लिए कोई समय नहीं है। अब एक और अवसर का प्रश्न नहीं है, यह खुली बगावत है। बंबई अधिवेशन से पूर्व ही नेहरू ने उत्तर प्रदेश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंबई तथा अन्य स्थानों पर लोगों को विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित करने हेतु सभाएं की गई थी। बिहार के विभिन्न भागों में सभाएं आयोजित की गईं तथा नवयुवकों, छात्रों एवं साधारण समुदाय से अनुरोध किया गया कि वे इस आंदोलन में कोई भी साधन अपना सकते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। उन्हें स्वयं निर्णय करना होगा कि किस स्थिति में क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति अवश्य अपने को स्वतंत्र समझें तथा विदेशी सत्ता के आदेशों का उल्लंघन करें। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को यह संदेश घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। यदि वे इस कार्य में सफल नहीं होते तो यह उनके लिए अत्यंत अपमानकारी विषय होगा। इस तरह यह स्पष्ट है कि अगस्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया एवं इसके उपरांत ही उग्रवादी आतंकवादी क्रांति का मार्ग भी खुल गया। बिहार के उग्रवादियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि अब की संभावना यह थी कि उन्हें इस बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समूल नाश की उनकी प्रबल इच्छा पूरी हो जाती। अंग्रेजों को आतंकित करने, उनके प्रशासन तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करके उन्हें विवश कर देना उनका लक्ष्य था, ताकि वे भारत छोड़कर चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रमों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आंदोलन आरंभ करने का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, परंतु कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कोई निश्चित योजना तथा कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं किया गया था। हरिजन के 9 अगस्त 1942 के अंक में अहिंसात्मक आंदोलन चलाए जाने तथा विदेशी सरकार को पंगु बनाने के लिए कतिपय तरीकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक से पूर्व मद्रास, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की कांग्रेस ने इस आंदोलन के संचालन हेतु गांधी के विचारों पर आधारित कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसे पालन करने के लिए बिहार के जनसाधारण को कहा गया था। अगस्त क्रांति के समय निश्चित कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यक्तिगत या सार्वजनिक किसी भी प्रकार का हो सकता था। कार्यक्रम 6 चरणों में विभक्त किया गया था। प्रथम चरण में आंदोलन को प्रतिबंधित करने, सगे संबंधी सभी आदेशों का उल्लंघन करना। दूसरा, नमक का निर्माण करना। तीसरा, गैर कानूनी सभाओं को खुल्लम खुल्ला सदस्यता प्रदान करना। द्वितीय चरण में वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करना, छात्रों द्वारा अपने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का परित्याग करना, जज द्वारा अदालती तलबी का परित्याग करना, सरकारी कर्मचारी अपने पद का परित्याग करें। यह दूसरे चरण के निर्देश थे। तृतीय चरण में श्रमिकों द्वारा हड़तालों का आयोजन करना, कृषि श्रमिकों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। चौथे चरण में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों का बहिष्कार करना, व्यापार में विदेशी मुद्रा का बहिष्कार करना। और पंचम चरण में गाड़ियां रोकना, बिना टिकट यात्रा करना, टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ के तार काटना। और छठे चरण में कर का भुगतान नहीं करना, फौजों को रोकना, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन को स्थगित नहीं करना। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जिस 13 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख इस आंदोलन के लिए किया गया था, वे निम्नांकित थे। पहला, संपूर्ण भारत में शांतिपूर्ण हड़तालें आयोजित की जाएं। गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल आयोजित किया जाना। दूसरा, सभी गांवों एवं शहरों में कांग्रेस का भारत छोड़ो संदेश पहुंचाने हेतु सभाओं का आयोजन किया जाना। सभा पर किसी प्रकार का प्रशासकीय प्रतिरोध आरोपित किए जाने की स्थिति में जनता द्वारा पूर्ण विरोध करना। तीसरा, नमक हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बनाने पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का जनता जमकर विरोध करे। चौथा, कांग्रेस का उद्देश्य पूरे देश में हिंसात्मक तथा असहयोगात्मक आंदोलन को सक्रियता पूर्वक चलाना होगा। पांचवा, विद्यार्थियों को इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। विद्यार्थी अध्ययन का परित्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे तथा नेताओं के बंदी बनाए जाने पर छात्र उनका स्थान लेंगे। छठा,
सभी सरकारी कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। जो इस्तीफा नहीं देना चाहते हों वे अपने पद पर रहकर भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे। 7वां, सेना में कार्यरत प्रत्येक फौजी अपने को पहले कांग्रेसी समझे तथा उन सभी आदेशों का उल्लंघन करे जो